नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है अपनी क्लासेस कंटिन्यू करी थी। पिछली क्लासेस की अगर बात करें तो हमने जो है उसमें कवर करी थी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार के कुछ राइट्स हमने देख ली थी। जिसमें पहला जो अपना राइट था, अधिकार था, वो था समानता का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें हमने जो है 14 नंबर आर्टिकल से लेकर के 18 नंबर आर्टिकल तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखी थी राइट टू फ्रीडम, मतलब जो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमने जो है नंबर 19 टू 22 नंबर आर्टिकल तक जो है चीज़ें कवर कर ली थी। एंड इसके बाद हमने एक और टॉपिक कवर कर ली थी राइट्स में, और वो थी अपनी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार थी। 23 और 24 नंबर आर्टिकल उसे भी कवर कर ली। साथ साथ में जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अपना 4 नंबर का अधिकार, फोर्थ राइट्स, जिसमें कवर होती है अपनी 25 नंबर आर्टिकल से लेकर के 28 नंबर आर्टिकल तक। तो ये जो है 4 राइट्स हमने अपनी पिछली क्लासेस में जो है वो कवर कर ली थी। आज की जो क्लासेस होने वाली है, आज जो अपनी टॉपिक होने वाली है, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। जो बाकी की दो तरह की जो राइट्स है अपनी, एक तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स और दूसरी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उस पर हम आज बातें करेंगे कुछ। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे अपनी जो 5वां राइट्स है, अपनी जो 5वां राइट्स है कल्चरल और एजुकेशन राइट। तो हेडिंग डाल लेंगे 5 नंबर राइट्स की, नंबर 5। नंबर 5 कहता है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। कल्चरल एंड एजुकेशन की जो क्या कहते हैं, संस्कृति तथा जो है शिक्षा का अधिकार, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। तो हम जो है इसमें संस्कृति तथा शिक्षा के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, अपनी 5 नंबर अधिकार, मौलिक अधिकार। इसमें अपने जो है 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। 2 प्रकार के जो इसमें आर्टिकल आते हैं, इन दोनों आर्टिकल को जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी 5वां हो गया अपना राइट टू कल्चरल एजुकेशन। कल्चरल एंड एजुकेशन मतलब जो है क्या चीज़, तो संस्कृति तथा जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में हमने इसमें पढ़ने हैं, हमने इसमें जो है पढ़ने हैं। ओके, तो देखिए इसमें हमने कितने 29 नंबर आर्टिकल और 30 नंबर आर्टिकल देखने हैं। आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 देखने हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे पहले, तो आर्टिकल नंबर 29, 29 नंबर आर्टिकल। आखिर ये 29 नंबर आर्टिकल जो है अनुच्छेद है, वो कहता क्या है। वैसे तो 29 नंबर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो रिलेटेड है वो शिक्षा तथा संस्कृति के अधिकार से रिलेटेड है। ये भाग जो है 3 के, संवैधानिक भाग 3 के 5वें जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसमें आता है। तो आखिर ये 29 नंबर आर्टिकल में वैसी क्या चीज़ें लिखी गई है जिसे संविधान में लिखा गया है और जिसकी इतनी वैल्यू है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसमें होता कुछ ये है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनके पास अधिकार होता है, उन्हें अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को क्या करें कि संभाल करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, तो माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं। किसकी, तो माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं कि उनको अधिकार दिया जाता है, उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा हो गया, लिपि हो गया तथा संस्कृति जो है वो हो गई, तो इन सबको जो है संभाल करके रख सके, प्रिजर्व कर सके, ये उनके पास अधिकार है। ठीक है, तो लिख लेंगे। और फिर अगर बात करें हम कि माइनॉरिटीज़ क्या है, माइनॉरिटीज़ में ग्रुप जो है, इनमें क्या कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है 2 डिवीज़न में बटे होते हैं। एक तो हो जाता है अपने भाषा के आधार पर, दूसरा आ जाता है धर्म के आधार पर। तो ये जो है लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर तो एक हो गई माइनॉरिटी ग्रुप। दूसरा आता है कि धर्म के आधार पर, यानी कि रिलीजियस बेस्ड। तो धर्म के आधार पर क्या होता है कि 50% से जो
50% जो है लेस देन 50% लोग, मतलब जो कुल मिलाकर के क्या होता है ना कि 50% से कम ही लोग जो है वो माइनॉरिटी कैरियर के, माइनॉरिटी ग्रुप के जो है धार्मिक जो है धर्म मतलब धार्मिक बेसिस पे जो है आते हैं। अगर बात करें इसमें से कौन कौन से धार्मिक बेसिस पे आते हैं, तो अपनी आ जाते हैं मुस्लिम, फिर आ जाते हैं सिख, फिर आ जाते हैं बुद्धिज़्म, उसके बाद आ जाते हैं क्रिश्चियन, फिर आ जाते हैं पर्शियन और जो है जैनिज्म। तो ये कुछ जो है 6 तरह के रिलीजियस बेस्ड कैंडिडेट है, सिटीजन्स है, नागरिक है, जो 50% से कम ही पॉपुलेशन उनकी आती है। तो ये है अपने माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों। तो क्या मैंने बताया कि 29 नंबर आर्टिकल क्या बताता है कि वैसे लोग जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं उनके पास अधिकार होता है कि वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संभाल के रख सके, प्रिजर्व कर सके। उसी को हम जो है पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 29 में, यानी कि अनुच्छेद नंबर 29 में। तो लिख लेंगे कि माइनॉरिटीज हैव राइट्स, माइनॉरिटीज have rights, minorities have rights to preserve their script, language and culture। तो उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संभाल कर रखे, प्रिजर्व करके रखे। अच्छा, अगर बात करें इसमें ये जो माइनॉरिटी है, तो ये माइनॉरिटी ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं, अगर बात करें ये जो माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं ये तो बेसिकली दो डिवाइड होते हैं, दो डिवीज़न में बढ़ते हैं। एक तो अपने बच जाते हैं लैंग्वेज बेस्ड, भाषीय आधार पे। एक क्या हो जाते हैं, तो एक हो जाता है लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि भाषीय आधार पे, मतलब भाषा के आधार पे। दूसरा आ जाता है अपना रिलीजियस बेस्ड, यानी कि धर्म के आधार पे। दूसरा किस पे आ जाता है अपने रिलीजियस बेस्ड। ये तो हो जाता है भाषीय आधार, और दूसरा हो जाता है धार्मिक आधार पर। तो दूसरा किस पे हो जाता है, धार्मिक आधार पर। हम धार्मिक आधार पे अगर बात करें, अगर धार्मिक आधार पे देखें, तो धार्मिक आधार पर जो है ये 6 टाइप के होते हैं, 6 होते हैं। अभी इनमें से 6 कौन कौन से अगर बात करें कि इनमें से 6 कौन कौन से हैं, अगर ये बात करें तो एक तो अपने हो जाते हैं मुस्लिम, दूसरा हो जाता है अपने सिख, तीसरा हो जाते हैं अपने क्रिश्चियन, तीसरा हो जाता है अपने क्रिश्चियन, और चौथा हो जाता है अपने पर्शियन, पांचवा हो जाता है अपने बुद्धिज्म, और जो है फिर आ जाता है अपने जैनिज्म। ये हो जाते हैं अपने पूरे के पूरे 6 माइनॉरिटी ग्रुप के लोग। एक तो हो गए मुस्लिम, फिर हो गया सिख, फिर हो गया क्रिश्चियन, और फिर हो गया पर्शियन, फिर हो गया बुद्धिज्म, और जो है साथ साथ में जैनिज्म। तो ये 6 जो है धार्मिक आधार पर वो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं जिनको अधिकार दिया गया है कि ये लोग जो है अपना भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति वो सजो करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके जो है रख सकते हैं। और इनको जो है ये अधिकार दिया गया भारतीय संविधान के द्वारा, अनुच्छेद नंबर 29 के तहत इनको यह अधिकार मिला हुआ है। तो आशा है दोस्तों कि समझ में आया होगा आप लोगों को कि जो अनुच्छेद 29 है वो क्या कहना चाहता है। भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 29 है भाग 3 वाली, वो क्या कहना चाहता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के, मतलब निम्न वर्ग के लोग बोल सकते हो, तो वो जो ग्रुप के लोग हैं कि उनको जो है अधिकार दिया गया है कि अपनी जो है भाषा, अपनी जो है स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, अपनी जो है कल्चर यानी कि संस्कृति को जो सजो करके रख सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं, ये उनको अधिकार
दिया गया है। और माइनॉरिटी ग्रुप की अगर बात करें तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषाई आधार पे, दूसरा आता है अपना रिलीजियस बेस्ड यानी कि धार्मिक आधार पे। धार्मिक आधार पे जो है कुल मिलाकर के 6 ग्रुप में बांटा गया है। एक मुस्लिम हो जाता है, फिर सिख हो जाता है, फिर जो है पर्शियन हो जाता है, उसके बाद जो है क्रिश्चियन हो जाता है, फिर आता है बुद्धिज्म और जो है फिर जैनिज्म आते हैं। तो इस प्रकार से जो है अनुच्छेद नंबर 29 को कैटेगराइज करा गया है, डिवाइड करी गई है। अच्छा, इसके बाद आता है अपना आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30 आता है इसके बाद। तो अगर बात करें आर्टिकल नंबर 30 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 30 से क्या समझते हैं हम लोग, तो इसमें लिखा गया है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके पास अधिकार होता है। किस चीज़ का अधिकार होता है कि वो जो अपना जो शैक्षणिक संस्थान है, वो जो अपना शैक्षणिक संस्थान है उसकी क्या कर सके, स्थापना कर सके। क्या कर सके, तो उसकी जो है स्थापना कर सके। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं जिनको अभी अभी अधिकार दिया गया था अपने पिछले अनुच्छेद में, कौन कौन से थे, तो ये यहाँ पे थे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, पर्शियन और जैनिज्म जो थे, उन लोगों को अधिकार दिया गया था कि अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सजो करके रख सकते हैं। तो वही चीज़ उसी के बारे में बोल रहा है अपना 30 नंबर अनुच्छेद भी, कि यहाँ पे क्या है कि जो वो माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग थे धार्मिक आधार पे, जो 6 ग्रुप बटी थी, वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी जो है क्या शैक्षणिक संस्थान को जो है खुद ही जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, स्थापना करा सकते हैं और उसमें को जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनको जो है अधिकार दिया गया है माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे मुसलमानों में जो है इस्लामिक रिलीजन में होता है एक मदरसा होता है, एक जो है मदरसा होता है, मॉस्क होता है, वहाँ पे जो है उन्हीं की जो चीज़ें होती है वो पढ़ाई जाती है। इस्लामिक जो नॉलेज होता है उनके बारे में, इस्लामिक जो फैक्ट होता है, तथ्य होता है, उसके बारे में बताया जाता है यहाँ पे मदरसा में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाती है अपनी एक एग्ज़ाम्पल। ठीक, तो इसी में जो है मैंने आपको माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों के बारे में बता दी। तो चलिए लिख भी लेते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप के लोग जो है कैसे इस्टेब्लिश करते हैं अपनी शैक्षणिक संस्थान को, खुद से जो कैसे स्थापना करते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव द राइट्स, उनके पास अधिकार है, हैव द राइट्स, उनके पास क्या है, अधिकार है, राइट्स, टू इस्टेब्लिश, स्थापना करने के लिए, हैव द राइट्स टू इस्टेब्लिश, स्थापना करने के लिए, एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड या फिर जो है अपनी शैक्षणिक संस्थान जो है वो अपना खुद ही स्थापना कर सकते हैं और उसको जो है चला सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, उनको उनकी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो चला सकते हैं। तो ये चीज़ अपनी अनुच्छेद नंबर 30 कहती है भारत की संविधान। अच्छा, इसमें मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताया, एक आता है मदरसा। मदरसा क्या आता है, मदरसा, जिसको मॉस्क कहते हैं हम लोग, मस्जिद भी कह लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इस्लामिक पीपल हैं, इस्लामिक पीपल हैं, उनको जो है यहाँ पे पढ़ाई जाती है। इस्लामिक पीपल लर्न अबाउट इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक लैंग्वेज, या फिर जो है उनको यहाँ पे इस्लामिक भाषाओं के बारे में बताया जाता है मदरसा में। ठीक है, तो ये है कुछ इसके एग्जाम्पल्स, ये जो है इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों के साथ। एक तो उनको अधिकार देता है कि अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति सजो करके रख सकते हैं, और दूसरा 30 नंबर अधिकार देता है उनको कि अपनी जो है भाषा के लिए, अपनी जो एजुकेशन के लिए आप जो है
माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग जो है उन क्या कर सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो है खुद का चालू कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, और एक थी अपनी क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी थी। 6 नंबर जो था अपना, 6 नंबर जो था अपना यानी कि 31 नंबर जो आर्टिकल थी राइट टू प्रॉपर्टी थी, लिख लेंगे साथ के साथ, इसको भी बता ही देता हूँ। 6 नंबर जो था अपना राइट टू प्रॉपर्टी थी, मतलब संपत्ति का अधिकार जैसे हम कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जैसे हम कहते हैं, इसके बारे में। और ये किस में लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ था आर्टिकल 31 में बताया गया था। और अल्टरनेट में जो है इसे आर्टिकल जो है 19(1) के एफ में भी बताया गया है, आर्टिकल 19(1) के एफ में भी बताया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार है, आप लोग याद कीजिए, मैंने आपको जो है पिछले 3 क्लासेस से बताते आ रहा हूँ कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे जो है मौलिक अधिकार से निरस्त कर दिया गया है, यहाँ से निकाल दिया गया है, और जो है विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स में जोड़ दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहा है कि जो संविधान में जो अपनी पहले मूल संविधान में जो 7 प्रकार के अधिकार थे उनमें से एक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, उसे निकाल दिया गया है मौलिक अधिकार से, और उसको कहाँ जोड़ दिया गया है, तो उसको जो है विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, यानी कि लीगल राइट्स में जोड़ दिया गया। मैंने आपको पिछली 3 क्लासेस से ये चीज़ें बताते आ रहा हूँ, तो अभी नोट कर लेंगे कि क्या करा गया है कि ये जो राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको प्रेजेंटली क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया है, प्रेजेंटली रिपील्ड मतलब एंडेड, हटा दिया गया है। कहाँ से, फ्रॉम फंडामेंटल राइट। तो जो मौलिक अधिकार वाले भाग से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, किसके तहत, तो बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसे निकाल दिया गया है। अच्छा, ये जो संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 वाली जो थी, इसे जो है 1978 में ये बिल तो आई थी, ये बिल तो आई थी, पास तो हुआ था, पर इसको लागू जो किया गया था ना, जब इसको इन्फोर्स किया गया था, अगर बात करें इसको लागू कब करी गई थी, इसको इन्फोर्स कब किया गया था, इन्फोर्स, तो इसको जो लागू करी गई थी 1979 AD में। बिल था 1978 की, जब ये संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन आया, जब इसे पार्लियामेंट से पास करी गई, और इसमें लिखा गया था कि संपत्ति के अधिकार को जो निकाला जाता है और इसे जो है विधिक अधिकार में जोड़ा जाता है। तो ये जो बिल था 44वां संविधान संशोधन वाला 1978 की बिल थी, पर इसे लागू जो किया गया था, तो अगर बात करें इसकी इन्फोर्समेंट की कि कब लागू करी गई, तो इसको 1 साल बाद 1979 में जो है इसको लागू करी गई थी। ठीक है, और अब जो है ये किसका भाग है, प्रेजेंटली राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें, प्रेजेंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ लीगल राइट्स। कैसा है, तो ये जो है किसका भाग है, तो ये जो है विधिक अधिकार का भाग है। किसमें जोड़ा गया है, तो आर्टिकल नंबर जो है 300 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर जो है ये 300 में जोड़ा गया है, और 300A जो वाला भाग है, 300A वाला भाग, ए मतलब होता है अमेंडमेंट, जहाँ पर संशोधित किया हुआ होता है, उसको हम ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो जो विधिक अधिकार है, वो विधिक अधिकार के नंबर जो है 300 नंबर आर्टिकल में जोड़ा गया है, 300A में जो है ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और ये कब लिखी गई थी, तो 1978 में, लागू हुआ 1979 में, 44वां संविधान संशोधन की बात चल रही थी तब। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो हमने क्या चीज़ देख ली, एक तो अपनी जो है संस्कृति तथा शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, जिसमें हमने देख ली 2 आर्टिकल 29 नंबर और 30 नंबर। उसके बाद हमने अपना 6वां जो अधिकार था, मौलिक अधिकार में थी मूल संविधान में, राइट टू प्रॉपर्टी, हालांकि इसे अब यहाँ से निकाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये बिल पास हुई थी 79 में, और जो है इसे
यहाँ से निकाल दी गई मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को, और कहाँ जोड़ दिया गया अगर बात करें तो विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। विधिक अधिकार का अनुच्छेद नंबर 300 में इसे जोड़ दी गई है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 6वीं जो है अधिकार कंप्लीट। और अपने जो लास्ट राइट है फंडामेंटल राइट, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब जो है संवैधानिक उपचार। तो अपनी एक बच रही है लास्ट अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचार। क्या कहेंगे इसे? तो संवैधानिक उपचार कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32 को। किसको पढ़ते हैं अगर बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32 को, अनुच्छेद नंबर जो है 32 को पढ़ते हैं हम लोग इसमें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में, संवैधानिक उपचार में हम जो है अनुच्छेद नंबर 32 को पढ़ते हैं। तो अभी ये क्या चीज़ है कि संवैधानिक उपचार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है, इसकी जो इसमें जो हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32 वो क्या है, उसमें क्या लिखा गया, तो वो सारी चीज़ें हम आपको अभी क्लियर करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है क्या लिखा हुआ है अगर बात करें कि जो अपनी संवैधानिक उपचार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में अगर लिखा गया तो आखिर इसमें लिखा क्या गया है, अगर इसकी बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में ये लिखा गया है कि आपके अधिकार, आपकी जो मौलिक अधिकार है, इसका किसी भी प्रकार से अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपसे प्रॉमिस करता है, आपसे वादा करता है, आपको गारंटी देता है कि आपकी जो अधिकार है उसे रीस्टोर की जाएगी, उसे आपको जो है वापस दिलाया जाएगा। आपका जो वही अधिकार है जिसका भी उल्लंघन हुआ है, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात पे गारंटी देती है, प्रॉमिस करता है कि आपकी जो भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसको रीस्टोर करी जाएगी, वो जो अधिकार है आपको वापस से दिलवाया जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, देन उस समय क्या करेगा, कौन क्या करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट, देन द सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है, देन द सुप्रीम कोर्ट गारंटी, आपसे प्रॉमिस करता है, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है, आपसे प्रॉमिस करता है किस चीज़ के बारे में, कि वो जो है आपके जो अधिकार है, आपकी जो अधिकार है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको रीस्टोर कर दी जाएगी, उसको आपको जो है वापस दिला दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपसे सुप्रीम कोर्ट जो है प्रॉमिस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ कौन प्रॉमिस करता है, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट जो है प्रॉमिस करता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट क्या प्रॉमिस करता है, आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि गारंटी देता है कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसे रीस्टोर करी जाएगी, वो जो अधिकार है आपको पुनः दिलवाई जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछली भी कुछ क्लासेस में बताई है कि अगर आपके जो है मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप जो है उसके खिलाफ जो है केस फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कोर्ट में। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो कौन से अनुच्छेद के तहत जाएंगे, अपील करेंगे, और अगर आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट में जो आप कौन से अनुच्छेद के तहत जो है अपील कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी अपनी पिछली क्लासेस में भी, मैंने आपको ये भी सारी चीज़ें बताई थी कि अगर जो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं इसके खिलाफ कि आपकी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जो है अपील कर सकते हैं। वहीं पर जो है अगर आपको जो है हाई कोर्ट में अपील करना है तो हाई कोर्ट में जो है आप अपील कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 226 से। तो हम अभी अनुच्छेद नंबर 32 पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं,
और अनुच्छेद नंबर 32 ही तो प्रॉमिस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अनुच्छेद नंबर 32 ही तो प्रॉमिस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो आपको गारंटी देती है कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसे रीस्टोर कराई जाएगी, आपको पुनः जो है आपके मौलिक अधिकार दिलवाए जाएंगे। ये कौन वादा कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ही तो गारंटी कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, नोट में लिख लेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, अगर अपील करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जाएगा आर्टिकल नंबर 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो वो जाएगा आर्टिकल नंबर 226 के तहत, अनुच्छेद नंबर जो है 226 के तहत जाएगा। ठीक है, तो कुछ वैसी चीज़ें होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी जो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अवहेलना हुई है, हनन किया गया है, वो जो आपको वापस दिलाया जाएगा, तो कैसे करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करेगा कि 5 रिट जारी करेगा। क्या करेगा? 5 रिट जारी करेगा। इनके जो सोर्सेस हैं वो 5 रिट पे हैं। किस पे? अगर बात करें कि इनकी रिसोर्सेस क्या है, तो वो है 5 रिट। क्या है? तो वो है 5 रिट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि 5 जो है रिट जारी करेगा। क्या? तो सुप्रीम कोर्ट 5 जो है रिट जारी करेगा। उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट आपको जो है आपका अधिकार पुनः दिलवाएगा। अभी ये 5 रिट कौन कौन सी है, अगर बात करें हम कि 5 रिट कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो आ जाता है अपना हेबियस कॉर्पस। सबसे पहले आ जाता है अपना हेबियस कॉर्पस। अभी हेबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है भाई साहब? ये हेबियस कॉर्पस तो नाम ही नहीं सुना हमने कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बांदी प्रत्यक्षीकरण। अभी बांदी प्रत्यक्षीकरण क्या है ये भी चीज़ आपको समझाएंगे। पहले 5 तरह के रिट जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है बांदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बांदी प्रत्यक्षीकरण, बांदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है बांदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है मैंडेमस। दूसरा क्या होता है? मैंडेमस का होता है हिंदी परमादेश। परमादेश मतलब जो है इस आदेश से बढ़ के, इस ऑर्डर से बढ़ के कुछ भी नहीं, यही सुप्रीम है, उसे कहते हैं मैंडेमस, परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिशोध मत लिख देना, वो तो बदला हो जाता है, रिवेंज। यहाँ है प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना, वो उसे कहते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। अच्छा, अभी चौथा है अपना कैटरियरी। क्या? कैटरियरी, इसका मतलब होता है उत्प्रेक्षण। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है उत्प्रेक्षण। और 5वां मैंने अभी बताया ना 5 तरह का रिट जारी करेगा, तो 5वां रिट कौन सी है? तो 5वां रिट आता है को वारंटो मतलब होता है अधिकार परीक्षा। को वारंटो मतलब होता है अधिकार परीक्षा। को वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करेगा। इसी के बेसिस पे जो है वो चेक करेगी कि आपके जो है मौलिक अधिकारों का वाकई में हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। अगर हुई है तो आपको इसी के अधिकार पर जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसे वापस दिलवाए जाएंगे। पहला कौन सा है? तो हेबियस कॉर्पस, जिसे कहते हैं बांदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडेमस, जिसे कहते हैं परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। चौथा है अपना कैसरी यानी कि उत्प्रेक्षण। और 5वां है कोवेरेंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। तो अधिकार जो है परीक्षा होता है 5 नंबर का रीट।
तो ये जो है 5 कुल मिलाकर के रीट हो गए। इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा, चेक करेगा और जो है सर्च करेगा, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी बिठाएगा, जो भी करने है करेगा, पर चेक करके जो हमें हमारी अधिकार जो है वो वापस लौटाएगा हमें। अच्छा, अभी हेडिंग डाल लेंगे फर्स्ट में मैंने क्या बताया, हेबियस कॉर्पस। क्या हेबियस कॉर्पस मतलब क्या बताया मैंने आपको, तो हेबियस कॉर्पस का बांदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस मतलब बांदी प्रत्यक्षीकरण, बांदी प्रत्यक्षीकरण। अभी ये भाई साहब बांदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हमें तो पता ही नहीं है कि बांदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। हमें बांदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ना है कि बांदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इससे क्या होता है, बांदी प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है, क्या होता है, क्यों करता है, तो इसके बारे में सारी जानकारी हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। अब तो देखिए, बांदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस जो है ये हमें ये बताता है कि जो पुलिस के द्वारा जो विक्टिम अरेस्ट हुआ है, पुलिस के द्वारा जो विक्टिम, जो अपराधी या जो भी है, जो अटेम्प्ट करी थी, अपराधी है नहीं है, सारी चीज़ें बाद में फैसला होगा। पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया है, चाहे सस्पेक्ट हो, सस्पिशियस आधार पे अरेस्ट किया हो या एक्चुअल एविडेंस के आधार पे अरेस्ट किया हो, तो जो सस्पेक्ट, विक्टिम नहीं बोलेंगे, सस्पेक्ट बोल सकते हैं, इट्स मच बेटर देन विक्टिम। तो जो सस्पेक्ट है जिसे पुलिस ने अरेस्ट करी है, उस सस्पेक्ट को क्या होता है कि जो कोर्ट के द्वारा दिया गया समय होता है 24 घंटा का, उस समय के अंदर जो है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर जो है, उस सस्पेक्ट को जो है कोर्ट में पेश करी जाती है, कोर्ट के सामने जो उसे पेश करी जाती है कि जो भी अरेस्ट हुआ है, पुलिस ने जिसको भी अरेस्ट किया है, जो भी सस्पेक्ट है, उस सस्पेक्ट को जो है पुलिस क्या करेगा कि 24 घंटे के अंदर, जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित समय होता है 24 घंटे की, तो 24 घंटे के अंदर क्या करेगा पुलिस, उस सस्पेक्ट को जो है कोर्ट में पेश करेगा, उसे कोर्ट ले जाएगा। तो इसे कहते हैं बांदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस। क्या कहता है, तो इसे कहते हैं हम लोग हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। तो लिख लेंगे कि द पुलिस नीड्स to represent arrested suspect in court within prescribed time, within प्रिस्क्राइब्ड टाइम, दिए गए समय अंतराल के भीतर, विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। कितने होते हैं, तो कोर्ट के द्वारा दिया गया जो समय होता है वो होता है 24 घंटे का। तो 24 घंटे के अंदर जो है, जो सस्पेक्ट को अरेस्ट करी गई है पुलिस के द्वारा, पुलिस को क्या करना होगा कि जो लिमिटेड टाइम दी गई थी, उस टाइम के अंदर जो है सस्पेक्ट को कोर्ट में पेश करना होगा, दाखिल करनी होगी उन्हें। ठीक है, तो ये होता है अपना हेबियस कॉर्पस यानी कि बांदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, ये जो सस्पेक्ट है, इनके लिए भी कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है लिखे गए हैं। इनके लिए भी जो है रूल्स और रेगुलेशंस जो है लिखे गए। अभी क्या है, तो नीचे लिख लेंगे नोट में, इनके लिए क्या लिखी गई है, तो नीचे लिख लेंगे नोट में। अरेस्टेड पर्सन्स राइट, इनका क्या अधिकार है, अरेस्टेड पर्सन्स राइट, जिनको आप गिरफ्तार करे हो, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करी है, उनका क्या अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, तो उनके पास भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनकी भी कुछ अधिकार है। पहले तो उनको ये जानने का अधिकार है कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया है, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, रीज़न टू अरेस्ट। क्या रीज़न टू अरेस्ट, कि उनको उनके पास अधिकार है कि उन्हें जो है अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ये जानने का अधिकार है। रीज़न टू अरेस्ट, कि उनको क्यों
गिरफ्तार की जा रही है। अच्छा, और दूसरा अधिकार इनके पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन टू समवन एल्स, इनको जो गिरफ्तार करी जा रही है तो ये जो अरेस्ट हुए हैं ये चीज़ जो है अपने किसी रिलेटिव या जहाँ भी ये बताना चाहे वो कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टू समवन एल्स, इन्फॉर्मेशन टू समवन एल्स, समवन एल्स, इन्फॉर्मेशन टू समवन एल्स। अभी देखो, अगर इसकी एग्जांपल मैं बताऊं तो आप लोग मूवी भी देखते होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करी जाती है पुलिस के द्वारा तो वो क्या कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करनी है। क्या कहता है? मुझे अपने वकील से बात करनी है। तो ये चीज़ उस सस्पेक्ट को यही दिलाता है, उस सस्पेक्ट को ये अधिकार अपना अनुच्छेद नंबर 32 ही दिलाता है, अपना अनुच्छेद नंबर 32 दिलाता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है बांदी प्रत्यक्षीकरण में। तो वहाँ पे जो सस्पेक्ट है उनको ये अधिकार है कि वो अपने जानने वाले लोग को जो है फ़ोन करके बता सकते हैं, उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तभी तो आप लोग मूवी में देखते हो कि क्या कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करनी है, तो ये उनके पास ये फ्रीडम है, वो अपने वकील से बात कर सकता है अपनी अरेस्ट होने के बारे में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टू समवन एल्स। अच्छा, इनको जो है जो भी सस्पेक्ट है, अगर इनको ये अफोर्ड कर पाते हैं कि इनको प्राइवेट लॉयर जो है अपनी पर्सनल जो लॉयर है, वकील है, वो अपॉइंट करने की अगर इनके पास अफोर्ड है, पैसे हैं, तो ये अपॉइंट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो जो है इनको एक सरकारी वकील भी दी जाएगी। सो प्रोवाइडिंग अ लॉयर, इनको जो है क्या, तो एक वकील दी जाएगी, एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडिंग अ लॉयर। इनको क्या करा जाएगा? एक वकील प्रोवाइड करा जाएगा, एक वकील इनको जो है प्रोवाइड की जाएगी, इनको एक वकील दिया जाएगा इनकी हेल्प के लिए। ठीक है, इनके साथ जो है इनके मतलब जो है तरफ से केस लड़ने के लिए इनको एक वकील दी जाएगी। अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं खुद से तो अपना पर्सनल जो है इनका एडवोकेट होगा वो हो जाएगी, नहीं तो गवर्नमेंट लॉयर जो एडवोकेट वो हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ आती है और वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? तो वो कुछ ऐसी चीज़ है मैं, और इनकी एक अधिकार अपनी क्या होती है, यही चीज़ जो मैंने अभी आपको हेबियस कॉर्पस में लिखाई है, यही एक अधिकार होता है, एक इम्पॉर्टेंट अधिकार, कि अगर आप इनको अरेस्ट कर चुके हैं, कि अगर आप इनको अरेस्ट कर चुके हैं तो आपको जो है कोर्ट में 24 घंटे के अंदर इनकी पेशी करानी होगी कोर्ट में। ठीक है, तो ये इनका 4th राइट है कि द प्रिजनर, कैदी, जिसको अरेस्ट किया जाता है, प्रिजनर मतलब कैदी, तो द prisoner will have to be, the prisoner will have to be presented, the prisoner will have to be presented। उनको क्या करना होगा कि जो है जो कैदी है उनको पेश करना होगा बिफोर या फिर टू द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट, उनको जो है कोर्ट में पेश करना होगा विद इन 24 आवर्स। तो जो भी कैदी है जिसे अरेस्ट करी गई है, गिरफ्तार करी गई है, उस कैदी को जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्ट में पेश करना होगा। उस कैदी को जो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। 24 घंटे से ज़्यादा जो है अरेस्ट करके कोई भी जो पुलिस है वो अपने थाने में उनको नहीं रख सकते। तो उनको जो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होगा और कोर्ट में जो भी फैसला होगा उस हिसाब से काम करी जाएगी। तब तक जो है इसको अपने पास रखेंगे, तब तक में कितने तक, तो 24 घंटे के लिए ही रखेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर इनको कोर्ट में पेश करी जाएगी। तो 4 अधिकार कौन कौन से हैं? जो प्रिजनर है, जो कैदी है, जो सस्पेक्ट है, उनके पास 4 अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक तो उनके पास ये अधिकार है कि उनको जानने का अधिकार है कि किस बेसिस पे, किस बेनाम पे उनको जो है गिरफ्तार की गई। दूसरा है कि ये अपनी गिरफ्तारी के बारे में किसी को भी बता सकते हैं, अपने जानकार को बता सकते हैं। तभी तो आप लोग देखते हैं कि वो हमें अपने वकील से बात करनी है। तीसरा है इनको जो है एक लॉयर दिया जाएगा इनकी तरफ से लड़ने के लिए, बोलने के लिए। और जो है जो कैदी है उनको गिरफ्तार जो करी गई है उनको क्या करना होगा कि कोर्ट में जो है
24 घंटे के अंदर अंदर जो है पेश करना होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्ट ले जाना होगा इनको। तो ये है अपनी सबके सारी की सारी हेबियस कॉर्पस की बात है। किसकी है? तो हेबियस कॉर्पस की बात ही। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट केस आया था इसमें, मैं अगर आपको केस लेकर के समझाऊं, एक इम्पॉर्टेंट केस आया था, एडीएम जबलपुर केस आया था। कौन सा केस आया था? तो एडीएम जबलपुर केस आया था। उसमें क्या चीज़ हुई थी? सबसे पहले तो आप जो है हेडिंग डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट केस है। क्या है? एक इम्पोर्टेंट केस है। कैसा केस था? तो एडीएम जबलपुर केस था। एडीएम जबलपुर केस था। अभी एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ? एडीएम जो केस था, ये केस करी थी शिवकांत शुक्ला जी ने। ये जो केस थी, ये केस थी शिवकांत शुक्ला जी की। ये केस बेसिकली क्या था कि लोगों को अरेस्ट करने, गिरफ्तारी की थी, लोगों की गिरफ्तारी की थी इमरजेंसी वर्डिक्ट के केस में, जो मीसा 1971 वाली। ठीक है, तो ये केस अगर बात करें किसकी है, कंप्लेन किसने करे थी, कंप्लेन किन्होंने करा था? तो ये जो कंप्लेन करे थे, ये करी थी शिवकांत शुक्ला जी ने। शिवकांत शुक्ला जी ने। क्या थी इसमें? तो इसमें मीसा 1971 वाली जो इमरजेंसी वर्डिक्ट आई थी, इमरजेंसी वर्डिक्ट आई थी, किस चीज़ की इमरजेंसी वर्डिक्ट आई थी, किस बारे में? तो फॉर पीपल हु अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उसके विषय में ये कंप्लेन हुई थी। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे काम किया था। और जो भी अरेस्ट हुआ था पीपल, उसको ये सारी अधिकार दिया गया था। जो ये 4 अधिकार मैंने अभी आपको बताई है, ये चारों अधिकार उनको दिए गए थे। और इनके बेसिस पे जो ये केस आगे फॉरवर्ड की गई थी, आगे प्रोसीड की गई थी। तो ये थी अपनी पहली हेबियस कॉर्पस। क्या थी ये? तो ये थी अपनी फर्स्ट जो है हेबियस कॉर्पस के बारे में हमने जो है देख ली। इसके बाद अपना क्या है? तो इसके बाद है अपना मैंडेमस। इसके बाद अपना क्या है? तो इसके बाद है अपना मैंडेमस, जिसे हम कहते हैं परम आदेश। मैंडेमस, परम आदेश, परम आदेश। मैंडेमस मीन्स सुप्रीम, सबसे सुप्रीम, इससे ऊपर कोई नहीं। एक बार फैसला सुना दिया मतलब सुना दिया, बस, इससे आगे कुछ नहीं। इसे कहते हैं मैंडेमस, परम आदेश। इसमें क्या होता है कि आपको जो फैसला दी गई वो मैंडेट होता है, जो भी फैसला दी गई वो मैंडेट होता है। ठीक है, सुप्रीम होता है, इसके ऊपर जो है कुछ नहीं होता है। नथिंग इज बियॉन्ड दिस। ठीक, तो ये जो होता है एकदम से सुप्रीम होता है, इससे ऊपर जो है कुछ नहीं होता है। तीसरा क्या होता है अगर बात करें, तो तीसरा अपना होता है एक कोवारेंटो। कोवारेंटो के क्या कहते हैं हम लोग? जो है अधिकार परीक्षा। कोवारेंटो को क्या कहते हैं हम लोग? जो है कोवारेंटो को कहते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा। अभी अधिकार परीक्षा क्या होता है अगर बात करें कि अधिकार परीक्षा क्या होता है, तो अधिकार परीक्षा ये होता है कि आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं, आप उसी अधिकार के दायरे में रह करके, लिमिट में रह करके आप अपना काम कर सकते हैं। उससे ऊपर जो है आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कि आपको कौन सा अधिकार दिया गया है, पहले तो ये देखिए। ठीक, कि आपको कौन सा अधिकार दिया गया, पहले तो वो देखिए कि व्हाट राइट डू यू हैव, व्हाट राइट डिड यू हैव, कि आपके पास कौन सा अधिकार दिया गया, या आपको कौन सा अधिकार दिया गया, वो चेक करिए फिर काम करिए। और इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने अधिकार से ऊपर काम करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक रिट जारी करेगा, वार्निंग रिट होता है, वो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, जब जो है कोई जुडिक्शन यानी कि न्यायपालिका से परे होकर के काम करने की कोशिश करे, न्यायपालिका से परे होकर के कोई एक्ट करने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट इशू अ वार्निंग रिट, लिख लो, वार्निंग
रिट, सुप्रीम कोर्ट जो है वार्निंग रिट जारी करेगा। क्या करेगा? वार्निंग रिट जारी करेगा। कब? जब जो है कोई व्हेन समवन, जब कोई एक्ट बियॉन्ड जुडिक्शन, जब कोई जो है जुडिक्शन यानी कि न्यायपालिका से परे होकर के काम करने की कोशिश करे। बियॉन्ड जुडिक्शन, जुडिक्शन जब जो है कोई न्यायपालिका से जो है परे होकर के काम करने की कोशिश करे, तब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि वो एक वार्निंग रिट जारी करेगा और बताएगा कि आप जो है लिमिट में होकर के अपना काम करो, ये जो है लिमिट आपका नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही फरफरा रहे हो, पंख काट लिए जाएंगे बबुआ, ठीक है, पंख काट लिए जाएंगे, अपने दायरे में रह के काम करो। तो जब कोई सुप्रीम कोर्ट से परे होकर के, जुडिक्शन से परे होकर के जो है काम करने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है कि अपने दायरे में रह के काम करो, ठीक है। तो ये है अपनी को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा के बारे में हमें बताता है। क्या बताता है? अधिकार परीक्षा के बारे में बताता है। ओके दोस्तों, अभी इसमें एक नोट लिख लेंगे, ये ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है, मैक्सिमम क्या होता है कि जब कोई लोअर कोर्ट होता है ना, व्हेन लोअर कोर्ट, व्हेन लोअर कोर्ट, निम्न सदन जो होता है, निम्न न्यायालय जो होता है, लोअर कोर्ट, वो अगर क्या होता है कि डिसीजन देता है, क्या होता है कि वो डिसीजन देता है या देने की कोशिश करता है, हालांकि वो डिसीजन उसके दायरे में नहीं है, उससे ऊपर उठ करके अगर ये डिसीजन दे रहा है, जो किसके अंडर कंट्रोल में आता है? सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में आता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, वार्निंग लेटर जारी करेगा कि अपने हद में रह करके डिसीजन दो, ठीक है। वो सस्पेंड कर दी जाएगी, वो जो है रद्द कर दिया जाएगा, उस डिसीजन को क्या कर दी जाएगी? खारिज कर दिया जाएगा, जो डिसीजन जो है लोअर कोर्ट ने दी थी। व्हेन लोअर कोर्ट इज अबाउट टू, लोअर कोर्ट इज अबाउट टू गिव डिसीजन, जब जो है लोअर कोर्ट डिसीजन देने की कोशिश करता है, और वो डिसीजन कैसा होता है कि वो डिसीजन जो होता है ऊपर होता है, किससे? तो अपनी उनकी लेवल से ऊपर होता है, किसी और की लेवल में जा कर के अगर डिसीजन देता है, तो उस समय उस केस में सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करके उसे खारिज कर देगा और अपनी चीज़ें रखेगा वहाँ पे। ये होती है अपनी को वारंटो। और 4 नंबर क्या बताया मैंने आपको, अगर बात करें 4 नंबर कि 4 नंबर क्या होता है, 4 नंबर मैंने आपको बताया प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। 4 नंबर क्या था? तो 4 नंबर थी प्रतिषेध। तो इसमें क्या होता है कि यही चीज़ है, जब कोई कोर्ट क्या होता है कि अपनी डिसीजन अपने से ऊपर लेवल की दे, अभी मैंने ऊपर लिखा है ना ये, कि अपने से ऊपर लेवल की डिसीजन दे, बियॉन्ड हिज जुडिक्शन, उनकी जो न्यायिक अधिकार है उनसे ऊपर उठ करके अगर वो डिसीजन दे, तो उस केस में क्या होता है? प्रतिषेध हो जाता है, इशू कर देता है, प्रोहिबिशन इशू होता है उनको रोकने के लिए। क्या होता है? उनको रोकने के लिए। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर हाई कोर्ट जो है उनकी डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट वाले लेवल की आई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे एक प्रतिषेध, एक रिट जारी करेगा। कौन सी? तो प्रतिषेध की, प्रोहिबिशन की, और वो जो डिसीजन है उसे खारिज कर दिया जाएगा, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? उसे रद्द कर देगा एक रिट जारी करके, और रिट का क्या नाम होगा? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। तो लिख लेंगे ये क्या चीज़ है तो ये है कि व्हेन या फिर बियॉन्ड, इसमें लिख लेंगे बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, जुडिक्शन कि अपनी जो है बियॉन्ड जुडिक्शन अ रिट एक रिट जारी करी जाती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन की एक रिट जारी करी जाती है, इज इशूड टू स्टॉप इट, उनको रोकने के लिए। अगर डिसीजन जो है अपने से परे देना चाहे, तो उसको जो रोकने के लिए एक रिट जारी की जाती है। क्या करी जाती है? एक रिट जारी करी जाती है प्रोहिबिशन की, यानी कि प्रतिषेध की।
प्रतिषेध यानी कि रोकने की, उसको रोकने के लिए एक रिट जारी करा जाएगा कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो क्या है तो प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब लोअर कोर्ट, व्हेन अ लोअर कोर्ट, निम्न न्यायालय, हैज़ गिवन डिसीजन, अगर कोई निम्न न्यायालय जो है वो अपनी डिसीजन दे देता है, दे चुका होता है, पर वो डिसीजन जो है वो फैसला उनका नहीं था, वो जो फैसला उनके लेवल से बाहर की थी, उनके लेवल की नहीं थी, हायर लेवल की थी, तो वहाँ पे क्या करेगा, डिसीजन बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, अपने लेवल से जो है ऊपर की फैसला अगर सुना दे, हालांकि वो चीज़ उनके दायरे में नहीं थी, ये चीज़ उनके दायरे में नहीं थी, फिर भी जो उनके ऊपर का फैसला सुनाएगा, तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, उस रिट का नाम क्या है, प्रोहिबिशन। उस रिट को जारी करके क्या करेगा, वो फैसला जो है सुनाया गया था, उस फैसले को जो है रद्द कर दी जाएगी, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, उस फैसले को खारिज कर दी जाएगी, इसे कहते हैं हम लोग जो है प्रोहिबिशन, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। उसी तरह से एक रिट और होता है, जब क्या होता है, उस रिट को क्या कहते हैं हम, उस रिट को कहते हैं उत्प्रेक्षण। उसी तरह से एक रिट प्रोहिबिशन के जैसे ही एक और रिट होता है उत्प्रेक्षण, इसकी मदद से भी क्या होता है कि जो डिसीजन सुनाई गई है उसे रोकने के लिए होता है, उसे क्या होता है कि रोक देने के लिए होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग उत्प्रेक्षण। 5 नंबर भी लिख लेंगे, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिट जारी करी जाती है, अ रिट ऑफ कटरी, ये रिट जारी करी जाती है, इज इशूड टू स्टॉप द डिसीजन, वो जो डिसीजन है जो अपने से परे को दिया गया था, मतलब अपनी लेवल से ज़्यादा लेवल की होते हुए भी वो डिसीजन अगर दी गई है, तो उस डिसीजन को क्या करा जाएगा, रोक दी जाएगी, उसके लिए उत्प्रेक्षण की एक रिट जारी करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। सुप्रीम 5 रिट टोटल जारी करेगा, कौन कौन सी, वांदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडमस परमादेश, तीसरा जो है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथा जो है उत्प्रेक्षण, और 5वां जो है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। तो ये 5 प्रकार की जो है रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कब जारी करता है, जब जो है किसी भी प्रकार से किसी की भी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है, तो उसका मौलिक अधिकार जो है उसको वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है कि आपको जो आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी कि आपका जो भी अधिकार है जिसका भी हनन हुआ है वो आपको वापस दिलाई जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी करता है। तो ये थी अपनी स्टोरी आज की। तो इसी के साथ जो है अपनी ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुकी है संविधान का भाग 3। अपनी जो संविधान की भाग 3 थी, जिसमें हमने पढ़ने थे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, तो इसमें से हमने जो है आर्टिकल नंबर 12 तक जो है चीज़ें कवर कर लिया। तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, अपनी भाग 3 कवर हो चुकी है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और आशा ये भी है कि आप लोग जो है समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी हमारे तरफ से। अगर आपको रिटन नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए मैं आप जो है इसी वीडियो को जो है लिंक दे दूँगा, कमेंट में जो है लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक की मदद से चाहे तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है सेम नाम से स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको सारे ही रिटन नोट्स जो है मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं, या फिर PDF फॉर्मेट में रख के फ़ोन में से भी जो है स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।